Ignited Minds Tutorials, an acclaimed online education platform, recently released a comprehensive series of videos on the topic of units and dimensions. This enlightening series is specifically designed to cater to the needs of Class 11 students preparing for their boards as well as those aspiring to crack prestigious entrance exams like IIT, NET, and CET. Covering every aspect of this crucial topic, the videos delve deep into the fundamental concepts of units and dimensions. Aimed at clarifying any doubts and simplifying complex theories, the series offers a knowledge-packed explanation in an easily understandable manner. By focusing on the importance of units and dimensions in problem-solving techniques, these videos help students master the subject and enhance their problem-solving skills. With in-depth explanations and real-life examples, this series ensures a comprehensive understanding of units and dimensions, enabling students to confidently tackle questions in their exam. Ignited Minds Tutorials' commitment to providing high-quality education is reflected in the meticulous approach taken while creating this resource. Students can now access a wealth of knowledge and gain a competitive edge in their studies, allowing them to excel in both their Class 11 boards and the entrance exams such as IIT, NET, and CET. In conclusion, Ignited Minds Tutorial series of videos on units and dimensions serves as a valuable tool for Class 11 students preparing for their boards and those aspiring to crack competitive exams like IIT, NET, and CET. By simplifying complex theories and offering comprehensive explanations, this resource equips students with the knowledge and skills necessary for success. ओके बच्चा पार्टी, आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में, दैट इज बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। ओके, सो फिजिक्स में ये पहला चैप्टर है। फिजिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स आर टू आइडेंटिफाई लिमिटेड नंबर ऑफ फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न नेचुरल फिनोमेना एंड यूज्ड टू डेवलप, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब फिजिक्स में अपन ज़्यादा करके मेजरमेंट्स करते हैं और इन मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए। जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे मैं आपको अगर आपका वेट पूछूं, आप बोलेंगे 60 kg, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है। फिजिक्स इस बारे में बहुत, आप केमिस्ट्री में भाई साहब, केमिस्ट्री में मास आप बोलते हो या वेट बोलते हो, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जब आप मास और वेट बोल रहे हो तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अ पर्सन हु वेज 60 kg इज बेसिकली नॉट इज वेट, इट इज़ मास। उसका भाई साहब वेट कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 60 न्यूटन्स होगा, ठीक है। सो दैट इज 60 न्यूटन्स, क्या 600 न्यूटन्स होगा, सॉरी, ठीक है। तो 60 × 10, तो ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 600 न्यूटन। तो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट नंबर्स एंड यूनिट्स इन फिजिक्स। हम बहुत पर्टिकुलर हैं नंबर ऑफ यूनिट्स को लेकर, ठीक है। केमिस्ट्री में चलता है, चलो भाई साहब हमने बोला 3.3 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इज दिस मच, ये सब हम यूज़ करते हैं। कहीं पे मास लिख दिया, कहीं पे वेट लिख दिया, चलता है। लेकिन फिजिक्स में नहीं चलेगा। फिजिक्स में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एज टू वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट मास और वेट। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट द नंबर्स एंड देयर यूनिट्स। नंबर्स और यूनिट्स को लेकर आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा फिजिक्स में, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे अभी आपने पढ़ा, जैसे मैंने आपको बोला शुरुआती तौर पे आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का और जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस फिजिक्स का, शुरुआती तौर पे ये लगभग सेम लिखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई साहब? हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक होती है भाई साहब मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। तो नंबर इंटू यूनिट, ये हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी का होगा। सो एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली प्रेजेंटेड बाय अ नंबर एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट। जैसे अगर हम बोलेंगे इसका लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, या 10 इंच, जो भी है, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली 10 हो गया, वो हो गया आपका नंबर पार्ट, और जो यूनिट हो गया इंच या मीटर, जिसमें भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द यूनिट पार्ट, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, the product of number and unit is always going to be a constant। ये हमेशा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू N3U3, ऐसा चलता ही रहेगा टिल N तक, ऐसा चलता ही रहेगा बस, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो आपका भाई साहब अगर आप देखोगे तो अगर मैं बोल रहा हूँ n और u का प्रोडक्ट आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यूनिट, है ना, कांस्टेंट अपॉन यूनिट। तो n को क्या लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में, 1/u, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इसको समझिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 10 मीटर है, या समझ लो 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। अभी आता हूँ मैं मीटर पे, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4, इतना मीटर हो जाएगा, है ना, 10 किलोमीटर मतलब इतना। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, किलोमीटर से आप किस में गए, मीटर में गए, डिक्रीज हुए कि नहीं, तो आपका यूनिट क्या हो गया, यूनिट डिक्रीज हुआ, और नंबर क्या हो गया, देखो बढ़ गया, तो नंबर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए अपन बोल रहे हैं नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यूनिट को अगर आप बढ़ाओगे तो आपका नंबर डिक्रीज होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 10,000 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या किया भाई साहब, मीटर से किलोमीटर में आए, तो मीटर से जब किलोमीटर में आए तो आपका यूनिट क्या हो गया, यूनिट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ आपका नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, लिख सकते हैं, बोलो। ये वही हो गया, देखो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या हो गया भाई साहब आपका, जब आप मीटर से किलोमीटर पे आ रहे हो, यूनिट डिक्रीज हो रही है, 10,000 से 10 पे आ रहे हो, तो मतलब यूनिट के डिक्रीज होने से नंबर बढ़ गया, ठीक है, सॉरी यूनिट के इंक्रीज, सॉरी यूनिट आपका इंक्रीज हुआ तो नंबर आपका कम हो गया, ठीक है। जब आप मीटर से किलोमीटर पे आ रहे हो तो यूनिट आपका बढ़ रहा है, नंबर आपका क्या हो रहा है भाई साहब, घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब किलोमीटर से जब मीटर पे जा रहे हो, बड़े से छोटे यूनिट पे जा रहे हो, यूनिट आपका डिक्रीज हो रहा है और नंबर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर और यूनिट में क्या है भाई साहब, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, देयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ये भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? और हमेशा ही n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 रहेगा। समझ में आ रहा है? ये कोनो कंफ्यूजन? ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो ये आपका फिजिक्स का पहला चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसमें खासकर ओके। रेशियो भाई साहब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ चुके हैं, आपने लाइट में पढ़ा था, देखो स्नेल्स लॉ पढ़ा था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। दोनों का यूनिट सेम है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे यूनिटलेस क्वांटिटीज भी होते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई साहब, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये भी भाई साहब आपका एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भाई साहब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसे हैं भाई साहब, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी इट हैज़ गॉट नो यूनिट। फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेन आप पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तो यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इन सब में कोई यूनिट नहीं होगा। ऑल्दो दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज बट दे डू नॉट हैव एनी यूनिट्स। एंगल इज एन एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिख लीजिए भाई साहब। एंगल जो है वो एक एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, विच दो इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। एंगल बेसिकली होता क्या है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, बट इट स्टिल रिक्वायर्स अ यूनिट, ठीक है, टू स्पेसिफाई इट अलोंग इट्स। तो कभी कभी हम एंगल को डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी रेडियंस में, तो अपन देखेंगे। स्केलर क्या हो जाएगा, अगेन जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। वेक्टर क्या होता है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई साहब, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। तो आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर में क्या क्या आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ओके। फंडामेंटल, अगेन वही सेम चीज देखिए, फंडामेंटल और डिराइव। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7। क्या क्या है भाई साहब आपके, लेंथ का हो गया मास, लेंथ हो गया, मास का हो गया भाई साहब केजी, टाइम का हो गया सेकंड्स, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट हो गया भाई साहब आपका एम्पियर्स, और फिर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस मोल, और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला। ये आपके 7 हो गए। और डिराइव क्वांटिटीज हम इसमें से डिराइव करते हैं, ठीक है, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटीज।
एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है। सो इन सब से जो यूनिट्स उभर के आते हैं उनको अपन बोलते हैं भाई साहब डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ओके, तो आपके ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, देखो वही सेम चीज है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपके इनके यूनिट्स हो गए जिससे हम लिखते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, ये भाई साहब नेम ऑफ द यूनिट हो गया, और ये हो गया आपका सिंबल ऑफ द यूनिट। दिस इज बेसिकली सिंबल ऑफ द यूनिट, ठीक है। ओके ओके ओके, हमने केमिस्ट्री में इसको नहीं पढ़ा है लेकिन फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 यूनिट्स और आते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल मतलब कैसा होता है कि कोई भी एंगल, देख लो ऐसा वाला कोई भी एंगल, ठीक है, ये एक प्लेन एंगल है, ठीक है। सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है, समझ लो ये आपका कोई स्पीयर है, स्पीयर, और इसमें आप ऐसे एंगल निकाल लो, ये हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल। लट्टू देखा है आपने, लट्टू घूमता, क्या बोलते हैं उसको भाई सब जो भी है, तो ओके, तो ये आपका लट्टू है कि नहीं। तो इस एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो ये 3 डायमेंशनल वाला एंगल है, समझ में आ रहा है, ये 3 डायमेंशनल वाला एंगल है, ये उसकी मुंडी है और ये भाई साहब 3। तो आप अगर यहाँ से एंगल को मेजर कर रहे हो तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल एंगल। कोई समझ लो झोपड़ी है या कोई घर है, यहाँ से ऊपर अगर आप मेजर कर रहे हो तो ये जो आप मेजर कर रहे हो ये आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल। और इसको अपन किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में। प्लेन एंगल को अपन मेजर करते हैं रेडियंस में, ठीक है। ये लिख लीजिए भाई साहब, रेडियंस एंड स्टेरेडियंस, ये आपके फिजिक्स के 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। 7 जो यूनिट्स हैं वो तो सबके ही होंगे, बाकी ये 2 फिजिक्स में होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 यूनिट्स तो आपने केमिस्ट्री में नोट किए ही होंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। ये 2 जो एडिशनल हैं, दीज आर बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड दीज आर फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। एक और जो चीज आपको समझनी है डायमेंशंस में खासकर, ठीक है, डायमेंशंस में खासकर जो आपको समझना है वो है आपका लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। हर एक चीज को आप लेंथ, मास, तो इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल, एब्सोल्यूट और बेस यूनिट। किन किन चीजों का भाई साहब, लेंथ, मास और टाइम। और इसी को अपन डायमेंशंस में कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन लेंथ का, मास का, और ये हो गया भाई साहब आपका टाइम का, ठीक है। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट और फंडामेंटल और बेस यूनिट। अपन देखेंगे इसको क्यों हम बोलते हैं, ठीक है, वी विल सी दैट। फॉर द टाइम बिंग जस्ट नोट दैट लेंथ, मास एंड टाइम आर योर एब्सोल्यूट, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स भाई साहब, आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैंने बताया बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आपके। एक हो गया आपका MKS सिस्टम। जनरली जो MKS सिस्टम है और SI सिस्टम है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसको ऐसे समझो, MKS, ठीक है, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। लेंथ को आप मेजर कर रहे हो मीटर में, मास को आप मेजर कर रहे हो किलोग्राम में, और टाइम को आप मेजर कर रहे हो सेकंड में। सो दिस इज कॉल्ड MKS। लेकिन MKS में भाई साहब और किसी चीज का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका CGS। CGS मतलब लेंथ को आप मेजर कर रहे हो सेंटीमीटर में, मास को आप मेजर कर रहे हो ग्राम्स में, और टाइम को आप मेजर कर रहे हो सेकेंड्स में। ये हो गया आपका CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फुट पाउंड सिस्टम, जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे वहाँ पे फुट पाउंड सिस्टम चलता है। अभी भी अपन भाई साहब फुट में मेजर करते हैं, ठीक है, वी वर वंस अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ पे फुट में, पाउंड में और सेकंड में, मतलब आप मास को मेजर करते हैं पाउंड में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। इन सब को खत्म करके अपन ने क्या लाया है भाई साहब, SI यूनिट। SI यूनिट को हम बोल सकते हैं MKS का ही वर्जन है। MKS ही आगे चलकर SI यूनिट बना, ठीक है। सो MKS सिस्टम, इट इंक्लूड्स 4 मोर फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन 3 को छोड़कर और 7 हैं, ठीक है। ये 3 जो हैं ये MKS में भी है, CGS में भी है और फुट पाउंड सिस्टम में भी है। इन 3 को छोड़कर और 4 हैं। क्या क्या है, टेम्परेचर जिसको अपन केल्विन में मेजर करते हैं वो SI में मिलेगा आपको, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल वो आपको SI में मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला वो आपको SI में मिलेगा। और आपका इलेक्ट्रिक करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर्स वो भी आपको SI में मिलेगा। ये 4 यूनिट्स हैं जो आपको SI में मिलेंगे, जो आपको MKS, CGS और FPS में नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। आप डील इसी से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि इसको भाई साहब CGS में करके दिखाओ, ठीक है।
ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए, ऐसा ही प्रीफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्सेस अपन डालते हैं रेज विच डिपेंड करता है 10 के पावर में क्या रेज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस जैसे अपन ने अभी पढ़ा, देखो यहाँ पे यही सेम सिस्टम है। देखो अगर 10 रेज टू 18 है, बहुत ज़्यादा यूज़ वाले जो सिस्टम्स हैं वो ये हैं भाई साहब आपके हेक्टोडेसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 10 रेज टू -1 हो गया आपका डेसी, 10 रेज टू -2 हो गया आपका सेंटी, 10 रेज टू -3 ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, वेरी मच इन यूज। 10 रेज टू -15 आपका हो गया फेम्टो, 10 रेज टू +9 गीगा, दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच यूज। ये मेगा, दिस इज किलो, ठीक है। देन वी हैव बेसिकली माइक्रो, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला। 10 रेज टू -6 इज माइक्रो, 10 रेज टू -9 इज नैनो, 10 रेज टू -12 इज पीको। ऑल दीज आर प्रीटी मच बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ये आपके प्रीफिक्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और प्रीफिक्स अपने सिंबल के साथ आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई साहब 1 डेसीमीटर, तो दैट विल मीन हाउ मच, 10 रेज टू -1 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, 10 रेज टू -2 मीटर, यही होता है ना भाई साहब, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ओके, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए जैसे यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, गिवन फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 न्यूटन, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस। कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, देखो N1U1, आप यहाँ पे क्या लगाओगे भाई साहब, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। समझ में आ रहा है ये आपका SI हो गया, ये आपका लेट से हो गया CGS, ठीक है, ये आपका CGS। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1U1 अपॉन U2। समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए अभी हमारा N1 यहाँ पे कितना है, 5 न्यूटन, मतलब कितना होता है भाई साहब न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है भाई साहब, जैसे वेट क्या होता है, वेट होता है आपका m इंटू जी ना, और यही हम न्यूटन में मेजर करते हैं। यहाँ पे हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो N1 5, यहाँ पे आपने लिखा कितना 1 kg, तो यहाँ पे kg 1 नहीं लिखना है, 5 इंटू kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज टू -2, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो यूनिट लिखा है इसका, ओके। अभी हम नीचे क्या लिखेंगे, CGS है, देखो CGS, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ग्राम, है कि नहीं, ग्राम हो जाएगा। मीटर का कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, टाइम का वही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये N2, तो इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी ये दोनों को कैंसिल करने के लिए हमको सेम यूनिट्स पे लाना पड़ेगा, मतलब 5 इंटू यहाँ पे kg कितना हो जाएगा, बोलो 1000 इंटू भाई साहब मीटर कितना हो जाएगा 100, ये हो गया आपका ग्राम्स, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, अपॉन ग्राम्स, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। ये कैंसिल कितना आ गया, बोलो 5 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो ये हो गया आपका N2, मतलब आपका 5 न्यूटन, आपका इसमें कितना आएगा, बोलो 5 इंटू 10 रेज टू 5। अभी ये इसमें कितना आ जाएगा, ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिखते हैं, डाइन, ठीक है, 5 इंटू 10 रेज टू 5 डाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ग्राम, तो 5 इंटू 10 रेज टू 5 आंसर आया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को अपन 1 डाइन भी बोलते हैं, ठीक है। N1U1 इज इक्वल टू N2V2, मतलब समझ में आ रहा है, ओके। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इसको अपन देखो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। और अगर सब भूल गए भाई साहब, जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। और जब आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 18/5 से, ठीक है। ये आ कहाँ से रहा है, देखो भाई साहब, अगर आप देखोगे 1 किलोमीटर पर आवर है ना, इज इक्वल टू, आपको समझ लो यहाँ पे निकालना है कितना मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, अगर ऐसा निकालना रहा तो वही है, देखो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1U1 अपॉन U2, है कि नहीं, ठीक है। तो N1 लेट से 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, इंटू किलोमीटर इंटू पर आवर, है ना। यहाँ पे U2 की वैल्यू क्या, U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर, और यहाँ पे पर सेकेंड है, ठीक है। तो किलोमीटर को पहले अपन कन्वर्ट करते हैं किस में, मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1000
मीटर। अभी देखो ये वाला क्या है, मीटर अपॉन सेकंड है, तो सेकंड ऊपर जाएगा, तो सेकंड ऊपर चला गया भाई साहब, और ये क्या है अपॉन आवर है, तो यहाँ पर आवर नीचे आ गया आपका, ठीक है। ओके, ये क्या चल रहा है भाई साहब N2, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यहाँ पे 1000 इधर हो गया, यहाँ पे मीटर है, ठीक है, इनटू सेकंड है, सेकंड को अपन ने सेकेंडरी रहने दिया। आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं भाई साहब, आवर्स में होते हैं आपके, एक आवर में होता है 60 मिनट्स और एक मिनट में होता है 60 सेकंड्स, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स। सेकंड्स और सेकंड्स कैंसिल हो गए, और यहाँ पे मीटर और मीटर कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे एक मीटर था ना, तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा भाई साहब आपका, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो कितना हो गया बोलो 10/36, तो ये हो गया 2 5 और ये हो गया 5/18, तो आपका भाई साहब कितना हो गया ये 5/18, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई 5/18, ठीक है। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। 78 पिकोमीटर इंटू माइक्रोमीटर, देखो यहाँ पे 78 पिकोमीटर है, पिकोमीटर मतलब अगर थोड़ा सा पीछे जाओ देखो यहाँ पे आपका पिकोमीटर कितना है, यहाँ पे देखो पिकोमीटर 10⁻⁻12, और यहाँ पे आपका माइक्रोमीटर कितना है भाई साहब 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे भाई साहब, 78 पिकोमीटर, लेट्स से हमने माना 78 पिकोमीटर इज इक्वल टू x माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, वही सेम चीज लगा रहे हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो अपन यहाँ पे 78 है तो 7 क्यों ले लिया भाई साहब, 78 पिकोमीटर इज इक्वल टू, लेट्स से हमको नहीं मालूम यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे हमको नंबर निकालना बेसिकली, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर। पिकोमीटर मतलब कितना होता है, बोलो ना बोलो भाई साहब 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू x इंटू माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये मीटर मीटर कैंसलम, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 78 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻6, सो व्हाट डू वी गेट 78 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 6 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 78 इंटू 10⁻⁻6, दैट विल बी 78 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा चलेगा ये वाला होमवर्क है आपके लिए छोटा सा, हेलो, ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा, मैं भेज दूंगा, इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ओके, सो बच्चा पार्टी कल अपन डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन, एक नया यूनिट हमने चूज किया है लेंथ का, ठीक है, लेंथ का एक, तो यहाँ पे लेंथ का एक न्यू यूनिट चूज किया है, ठीक है, न्यू यूनिट, ठीक है, सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, वैक्यूम में कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, वैक्यूम में अगर अपन देखेंगे लाइट का स्पीड बच्चा पार्टी कितना है, लाइट का स्पीड है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, एक सेकेंड में इतना कवर कर रहा है, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, इसमें इतना स्पीड है, ओके। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, ठीक है, ये यूनिटी है भाई साहब। What is the distance between the sun and the earth in terms of the new light if it takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, ठीक है, तो सन और अर्थ में लाइट का कितना टाइम लग रहा है भाई साहब 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, तो इसको पूरा पूरा सेकेंड्स में लेकर आओ पहली बात तो, ठीक है, तो 8 मिनट्स का कितना हो जाएगा बोलो 8 इंटू 60
प्लस 20 सेकेंड्स। सो 8 6 कितना हो गया 480 प्लस 20, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 500 सेकेंड्स। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम सन टू रीच द अर्थ। दिस इज द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम सन टू रीच द अर्थ। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, डिस्टेंस क्या है भाई साहब आपका, यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी है, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो पहले जो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, अभी क्या हो गया है 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। यही बोले ना, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन, सो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना हो गया है अभी 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, एक ऐसा न्यू यूनिट ऑफ लेंथ हमने चूज किया है कि आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज बिकम यूनिटी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो इंस्टेड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नाउ इट हैज बिकम 1 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको इसी 1 मीटर पर सेकेंड के बिना पे सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है भाई साहब आपका, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है आपका 500 सेकेंड्स। तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया, डिस्टेंस कितना आता है आपका 500, जो भी है आपका, यहाँ पे मीटर नहीं बोल सकते अपन, यूनिट ही बोलेंगे इसको। ठीक है, न्यू यूनिट बोल देंगे अपन, न्यू यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ, 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द डिस्टेंस। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे भाई साहब। आपने कल देखा कि बहुत सारे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। नाउ विल स्टार्ट विद बेसिकली द मेन यूनिट्स विच आर देयर। ठीक है, जो आपके बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या क्या है, किसके किसके हैं, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, लेंथ को हम डायमेंशन में कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम डायमेंशन में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को A से रिप्रेजेंट, तो ये आपके मेन है बेसिकली। ठीक है, व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अलग अलग पावर्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, हम सीखेंगे इसको। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised in order to express the given physical quantity are called as dimensions। ठीक है, तो जैसे आपका देखो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, देखो मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मास इनटू लेंथ पर टाइम अपॉन टाइम, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? सो thus the dimensions of force are 1 in mass, 1 in length and -2 in time। Here the physical quantity that is expressed in terms of base quantities is enclosed in square brackets to indicate the equation among dimensions and not among magnitudes। तो आपका क्या हो जाएगा, this will be written। देखो इसको ऐसे समझो, हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर आप देखोगे v - u/t होता है, ये पढ़ चुके हो आप, है ना। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बोलो, देखो यहाँ पे हो गया वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का भाई साहब आपका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट्स क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट्स ले लो। देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L_t-1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा t। समझ में आ रहा है? देखो मीटर की जगह पे अपन ने क्या लिखा L, टाइम की जगह पे अपन ने क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते थे इसको m(s⁻⁻⁻1), तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L(t⁻⁻1), और नीचे एक टाइम है। ठीक है, तो अभी इसको अगर नीचे कर लेंगे अगर हम, तो L(t-2), ये हो गया भाई साहब। अभी क्या m को देख पा रहे हैं यहाँ पे, मास, क्या मास का कोई इन्वॉल्वमेंट है, नहीं देख पा रहे ना। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा mass⁻0 L(t-2), ये हो गया डायमेंशन, किसका, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। जब भी हम ऐसे ब्रैकेट में डालते हैं तो इसका मतलब ये हो गया इसका डायमेंशन, दिस इज बेसिकली डायमेंशन। हमेशा डायमेंशन ज़्यादा करके आप mLt में तो एक्सप्रेस करेंगे। अगर समझ लीजिए आपका टेम्परेचर आ गया और आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो अपन देखेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये तीन आपके हमेशा रहेंगे। mLt एक्सेलरेशन हो गया। चलिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ भाई साहब, वेलोसिटी का
वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? इसका हो जाएगा यूनिट क्या, एल, है ना, लेंथ है ना, तो कैपिटल एल, और ये क्या हो जाएगा बोलो, टी, कैपिटल टी, तो इसका एल टी माइनस 1, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे मास का कुछ भी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी का अगर मुझे डायमेंशन चाहिए, वेलोसिटी का अपन क्या लिख रहे हैं भाई साहब, डायमेंशन। सो दिस विल बी m raised to 0 l t minus 1, m raised to 0 l t minus 1, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। जैसे फोर्स है भाई साहब, फोर्स, फोर्स को कैसे लिखेंगे आप? फोर्स, 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 हाउ विल यू राइट फोर्स? ट्राई कीजिए, फोर्स, फोर्स को कैसे लिखना है? फोर्स का डायमेंशन चाहिए मुझे, फोर्स का डायमेंशन, चलिए फटाफट। ब्रेथ मतलब दोनों लेंथ ही है ना, है ना, तो एरिया मतलब क्या है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब आपका क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर, तो दिस विल बी एल का स्क्वायर। पूरा लिखेंगे एरिया का, अगर पूरा डायमेंशन अपन लिखेंगे तो m0 l रेज टू 2 और t0, m0 l रेज टू 2 एंड t0। m रेज टू 0 l रेज टू 2 और ये हो गया t0, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका एरिया का डायमेंशन। अगर मैं वॉल्यूम का डायमेंशन पूछूं आपसे, वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, एल का क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का डायमेंशन भाई साहब हो जाएगा m रेज टू 0 l क्यूब t रेज टू 0, m रेज टू 0 l क्यूब t रेज टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके, तो वॉल्यूम किसी भी चीज का भाई साहब ये होगा, ओके, तो दिस विल बी, कहीं कहीं पे ना हम सिर्फ l क्यूब लिख के भी छोड़ देते हैं, लेकिन आइडियल वे ऑफ राइटिंग डायमेंशंस इज दिस, m l t लिख कर, ठीक है, कहीं कहीं पे हमने लेट से l स्क्वायर लिख के छोड़ दिया है, लेकिन आइडियल वे ऑफ राइटिंग दिस इज दिस, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, अभी जैसे आपका डेंसिटी है, डेंसिटी को कैसे निकालोगे भाई साहब? डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन निकलता है, देखो यूनिट मालूम है ना, तो डायमेंशन फटाक से शॉर्टकट से निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, केजी पर मीटर क्यूबिक होता है ना। डेंसिटी का यूनिट तुमको मालूम है क्या है? केजी। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, केजी मतलब क्या हो गया? मास, और मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया? लेंथ का क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा भाई साहब डायमेंशन, क्या हो गया आपका? m l रेज टू -3 एंड t रेज टू 0, बस ये हो गया आपका डेंसिटी का डायमेंशन। सो डेंसिटी का डायमेंशन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे अपन, m l रेज टू -3 t रेज टू 0, ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे आपका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, तो क्या लिख सकते हो? एक झटके में ही क्या लिख सकते हो? l t -1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? m रेज टू 0 l t -1, समझ में आ रहा है ये? ओके, एक्सेलरेशन आपने देखा m l t -2, ठीक है। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बोलो? मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, मास इंटू वेलोसिटी। ये होता क्या है भाई साहब आपका? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास आपका कितना है यहाँ पे बोलो? कैपिटल M। वेलोसिटी कितना है बोलो? l t -1, है ना, वेलोसिटी इतनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका m l t -1, ये हो गया आपका क्या? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का इतना हो गया, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, m l t -1, ओके। वर्क या एनर्जी, चलिए इसको निकालिए भाई साहब, वर्क और एनर्जी, वर्क या एनर्जी, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। आपका समस्या तब चालू होगा जिन चीजों को आपने पढ़ा नहीं है, उनका फॉर्मूला से जब डायमेंशन निकालने बोला जाए। जैसे जैसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स में हर एक चैप्टर में आप नई चीजों को पढ़ोगे, नए फॉर्मूलेस को पढ़ोगे, और इसी नए फॉर्मूलेस के हिसाब से आपको हर एक चीज का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। डायमेंशन बहुत जरूरी है। डायमेंशन से कभी कभी हम कुछ फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं, जैसे स्टोक्स लॉ वगैरह हो गया, या आप आगे चल के पढ़ोगे, ये सिर्फ डायमेंशन से ही निकालते हैं अपन, ठीक है। चलिए इसको निकालना भाई साहब, वर्क एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, ओके। और डिस्प्लेसमेंट का कितना था? L, तो आपका भाई साहब यहाँ पे m l
t-2 हो गया एक्सेलरेशन का, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया l, तो यहाँ पे हो गया आपका ml² t-2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये हो जाएगा आपका वर्क डन या एनर्जी का, ठीक है। ओके चलिए ट्राई कीजिए भाई साहब, वर्क डन और एनर्जी, पावर का, पावर 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 का ट्राई कीजिए भाई साहब, पावर फटाफट फटाफट। हो गया डन। पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। पावर इज व्हाट बच्चा बॉडी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास की जगह पे भाई साहब लिख लो कैपिटल M, एक्सेलरेशन की जगह पे L t⁻²। सिंपल है, देखो एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो मीटर की जगह पे आ गया L और ये हो गया आपका t⁻²। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ml t⁻²। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया L और यहाँ पे आपका t कितना हो गया भाई साहब? t है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? ये m इधर हुआ, ये L इंटू L, L² हो गया, यहाँ पे t⁻² है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? t⁻² माइनस 1, तो कितना हो गया? t⁻3। ये हो गया आपका पावर का डायमेंशन, ml² t⁻3। ये हो गया पावर का डायमेंशन, ठीक है। ओके, प्रेशर का निकालिए भाई साहब, प्रेशर फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। प्रेशर व्हाट विल इट बी फॉर प्रेशर? प्रेशर में कितना हो जाएगा बोलो? प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया। अभी ये फोर्स क्या होता है बोलो? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ठीक है। एक्सेलरेशन का आपने देखा क्या होता है? एक्सेलरेशन इज बेसिकली क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका L t⁻², ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे कितना हो गया बोलो? कैपिटल M। एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो? L t⁻²। एरिया कितना हो गया बोलो? L का स्क्वायर। तो प्रेशर भाई साहब इतना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया M, दिस विल बी M, L⁻1 - 2 कितना हो गया? L⁻−1 और ये हो गया आपका t⁻²। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब? M L⁻−1 t⁻²। ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशन। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये इस तरह से अपन डायमेंशन को निकालते हैं। थोड़ा बहुत फॉर्मूला का आइडिया आपको होना चाहिए। जनरली द टर्म्स दैट वी हैव टेकन अप टिल नाउ आर व्हाट टर्म्स? ये भाई साहब है कि चार्जर वाला स्विच ऑन कर दो। अभी तक जो भी टर्म्स हमने लिए हैं भाई साहब वो क्या हैं आपके? पहले आपने डिस्कस किए हुए हैं, आपको मालूम है वर्क डन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। इस चैप्टर में आप ऐसी चीज़ों से भी डील करेंगे जो आपको मालूम नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा उन चीज़ों को। बाकी आगे जैसे जैसे चैप्टर्स कवर होते जाएंगे वैसे वैसे आप इन फॉर्मूलेस को जानते जाएंगे और अप्लाई भी करते जाएंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो टिल देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको करना कैसे है, ठीक है। ओके 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 ओके, जैसे यहां पे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहां पे आते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहली बात तो इसको समझते हैं भाई साहब ये है क्या, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब होगा क्या? देखो समझ लो, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और किसी बॉडी का भाई साहब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो लेट्स से अपन ने ये रेडियस ड्रॉ किया है, ठीक है। बॉडी कहाँ से कहाँ गया है भाई साहब? ये थीटा गया है। इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब बॉडी एक्चुअली
यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, बॉडी एक्चुअली यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन ये क्या है, बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितने एंगल से वो मूव किया है तो कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है, बॉडी का भाई साहब कितने एंगल से मूव हुआ है थीटा, भले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ हो, लेकिन इसका कितना है, अभी आपने देखो 10th में पढ़ा है, ये जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा लिखते हैं कि नहीं, ये लेंथ होता है आर रेडियस हो गया आपका, है ना, आर्क लेंथ यही है ना भाई साहब, देखो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, जो भाई साहब रेडियंस में होगा, इसको रेडियंस में लेते हैं, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, मतलब ये थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब है आपका थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, L बाई आर होगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, L बाई आर, L का डायमेंशन क्या है, ऐसे सोचो, L किस में मेजर करोगे, मीटर में, R किस में मेजर करोगे, मीटर में, कैंसिल हो जाएगा, कुछ डायमेंशन बचेगा क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे भाई साहब L अपॉन L, तो भाई साहब क्या हो गया, ये 0 हो गया ना, L रेज टू 0 हो गया, तो इसी को अगर एक्सपैंड करोगे आप तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भाई साहब क्या हो जाएगा, क्या m से कोई डिपेंडेंसी है, नहीं, तो m रेज टू 0, L की भी भाई साहब रेज टू 0 हो गई और T की भी भाई साहब रेज टू 0 हो गई, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये L रेज टू 0 कैसे हुआ, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो आपका डायमेंशन ये हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, और जो ज़्यादा करके डायमेंशन लेस होता है वो यूनिट लेस भी होता है, इसका कोई यूनिट भी नहीं है, ठीक है, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके, तो आपका देखो ये डायमेंशन लेस हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, चलिए भाई साहब अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी, आप बोलेंगे भाई साहब ये सब हमने नहीं सीखा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है कि नहीं, दिस विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका थीटा, और ये है भाई साहब आपका टाइम, ठीक है, तो अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी को हम जनरली ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये ओमेगा अगर हम डायमेंशन में ले रहे हैं, थीटा का डायमेंशन क्या है बोलो, m रेज टू 0, L रेज टू 0, T रेज टू 0, और नीचे भाई साहब T का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, T, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m रेज टू 0, L रेज टू 0, T रेज टू 0 माइनस 1, तो ये कितना हो गया बोलो, T रेज टू माइनस 1, तो आपका ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, m रेज टू 0, L रेज टू 0, T रेज टू माइनस 1, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है अगर आपसे, एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई साहब बोलो, अरे देखो एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको अपन लेट से अल्फा बोलते हैं ऐसे, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, यहाँ पे हम बोलते हैं कितना चेंज हुआ इसका, कितना चेंज हुआ इसका, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन भाई साहब कितना है, तो अगर मेरे को इसका डायमेंशन चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इसका डायमेंशन कितना है, m0 L0 T रेज टू माइनस 1 अपॉन T, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे m0 L0 T रेज टू माइनस 1, और ये हो गया आपका माइनस 1, तो ये हो गया T रेज टू माइनस 2, ये हो गया भाई साहब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ठीक है, क्लियर है, आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे हम बेसिक चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे कितना आ गया, m रेज टू 1, एंगुलर एक्सेलरेशन इज m रेज टू 0, L रेज टू 0 एंड T रेज टू माइनस 2, ओके, टॉर्क क्या होता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकता है, टॉर्क मतलब क्या होता है, देखो टॉर्क मतलब समझ लो यहाँ पे एक फलक्रम है, ठीक है, तो ये जो घूमने वाला है, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स इनटू ये जो लेंथ है, फोर्स इनटू लेंथ, ये होता है आपका टॉर्क, ठीक है, फोर्स इनटू आर्म लेंथ, बाद में आप पढ़ेंगे भाई साहब, फोर्स इनटू आर्म लेंथ
इज इक्वल टू होता है टॉर्क। जैसे टॉर्क होता है क्या है, घुमा दे जो, जैसे समझ लो जिम में अगर गए हो गया तो यहाँ पे अगर समझ लो वेट रखा हुआ है, ये कोई रॉड है, इस पर अगर आप वेट डालोगे तो क्या हो जाता है, ऐसे घूम जाएगा ना भाई साहब, तो इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। ये आप पढ़ेंगे, मतलब किसी चीज़ को घुमाने के लिए आपको ऐसा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में इसको अप्लाई करते हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी बाउंसर जाएंगी, ये तो हमने पढ़ा नहीं भाई साहब, और ये आपने डिराइव भी नहीं किया है, तो हर चैप्टर में इन सब को आप विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। डोंट गेट नर्वस, ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ डू यू अप्लाई डायमेंशंस टू दिस, ठीक है। तो एक बार आपको यहाँ पे ये मालूम चल गया कि टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर्म लेंथ। फोर्स मतलब क्या हो जाएगा बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर्म लेंथ, ठीक है। मास कितना हो गया बोलो m, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा LT-2, ठीक है, m, और ये एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो LT-2, आर्म लेंथ कितना हो गया l, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी m, l इंटू l कितना हो गया l का स्क्वायर T⁻², ये हो गया भाई साहब आपका टॉर्क का डायमेंशन। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये निकाल सकते हो भाई साहब, चलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आपने पढ़ा है ना भाई साहब, इसका डायमेंशन निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है। चलिए फटाफट फटाफट, जी आपने पढ़ा हुआ है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, तो F इज इक्वल टू हाँ G m1m2 अपॉन r का स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला काफी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए। फटाफट चलिए, क्विक 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 एवरीवन, आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है। टॉर्क चलो आपको मालूम नहीं रहेगा, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, दीज माइट बी न्यू टर्म्स टू यू, बट G शुड बी इजीली कैलकुलेटेबल। ओके देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हमने देखा है G m1 m2 बाई r का स्क्वायर, है ना। तो G को अगर हम अलग से निकाल लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही होगा ना। G की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2। भाई इसको लियो, देखो यहाँ पे ये आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m1 m2 इधर आ गया। ओके, फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं भाई साहब, ये हो गया m, ठीक है। तो अपना G का हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशंस। तो ये हो गया m, a की वैल्यू क्या हो जाएगी LT⁻², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है भाई साहब, उसके हिसाब से LT⁻², r मतलब हो गया l का स्क्वायर, और यहाँ पे मास का भाई साहब स्क्वायर, मास का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये कितना हो जाएगा बोलो, m⁻⁻1 है ना, m⁻1 है और ये m⁻2 है, 1 - 2 तो ये हो गया आपका -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, l का स्क्वायर, और l का स्क्वायर और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया ये 1 and 2, तो ये हो गया आपका l⁻3, और यहाँ पे कितना हो गया आपका T⁻²। सो दिस विल बी x, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भाई साहब डायमेंशन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, सो आपका ग्रेविटेशन m⁻⁻1 l⁻3 एंड T⁻², ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग, नो। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए, ओके आप अभी देखो, ये तो हमने समझ लिया कि भाई साहब चलिए ये डायमेंशन एनालिसिस है, ठीक है, इस तरह से हम डायमेंशंस निकालते हैं। लेकिन इस डायमेंशन का क्या आचार डालें हम, ठीक है, इसको जो हम निकाल रहे हैं डायमेंशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो कि वर्क डन क्या निकाला आपने, ml² T-2, तो भाई साहब देखो समझो, वर्क डन का आपने निकाला हुआ है, कितना है ml² T-2, ये निकाला ना आपने। तो अगर मैं बोलूँ आपको CGS सिस्टम में, जहाँ पे आप CGS सिस्टम में, इसमें अगर आपको CGS सिस्टम में यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलो, सीधा सीधा डालो। CGS सिस्टम में मास किस में मेजर होता है, ग्राम्स में, ठीक है, ग्राम्स में। लेंथ किस में मेजर होता है भाई साहब, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। और टाइम किस में मेजर होता है, सेकेंड्स में, तो ये हो गया आपका सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ MKS सिस्टम या MKS या लेट्स से SI में, क्या हो जाएगा बोलो, आपका यहाँ पे मास किस में मेजर होता है, केजी में,
ठीक है। ओके चलिए केजी में। लेंथ किस में मेजर होता है? मीटर में, तो ये हो गया मीटर में, ठीक है। और सेकंड का भाई साहब सेकंड ही रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आप फटाक से बोल सकते हो कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर गिवन सिस्टम आपका सीजीएस है तो हमारा वर्क डन का क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका एसआई या एमकेएस है तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके तो ओके टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ टू अनदर। अभी देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन। ओके जैसे देखो आपका यहाँ पे फोर्स को अपन मेजर करते हैं किसमें? एसआई में। एसआई यूनिट्स में फोर्स का भाई साहब क्या है? न्यूटन है ना, न्यूटन, जिसको अपन क्या लिखते हैं? एन, ठीक है। और अगर आप सीजीएस देखोगे तो क्या है भाई साहब? आपका डाइंस, ठीक है, डाइंस होता है। दिस इज बेसिकली डाइंस। क्लियर है? अभी इन दोनों में अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो आपका क्या है भाई साहब? कल हमने पढ़ा था N1 U1 या N इंटू यू, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटू यूनिट, दिस विल बी अ कांस्टेंट। कल हमने पढ़ा था, देखो इसको, है ना, ये आपका कांस्टेंट होगा फिजिकल क्वांटिटी के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट ये कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, है ना, ठीक है। ओके चलिए अभी हम यहाँ पे निकालते हैं भाई साहब N1 की वैल्यू N1 हो गई। लेट्स से हम फोर्स अब हमारा निकालने यहाँ पे 1, तो लेट्स से 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन को अपने को डाइंस में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन का कितना डाइंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो N1 की वैल्यू क्या है? N1 की वैल्यू क्या है? 1। और U1 की वैल्यू क्या है? न्यूटन। N2 की वैल्यू क्या है? नहीं मालूम। और U2 की वैल्यू क्या है भाई साहब? डाइंस। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो हमको N2 अगर निकालना रहेगा तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 U1 अपॉन U2 लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। चलिए अभी N1 की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। ओके यहां पे समझो भाई साहब, यहां पे आप समझिए कि जैसे U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, U1 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है भाई साहब। तो मास कितना हो गया आपका? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन न्यूटन बोलते हैं। तो ये हो गया MLT-2, है ना भाई साहब? MLT-2 होगा। यहाँ पे यूनिट क्या होगा भाई साहब? यूनिट क्या होगा? न्यूटन मतलब क्या हो गया आपका? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे का यूनिट क्या होगा? वही सेम ना भाई साहब, ठीक है, वही सेम होगा MLT-2 भाई साहब, सिंपल। अभी आप भाई साहब इसको केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम्स में। तो इसको तो जैसे समझ लो भाई साहब, यहाँ पे मास को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे केजी का ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कितना आ गया? 1000, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एल को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? सेंटीमीटर में, तो कितना आ गया? 100। और सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। नीचे भाई साहब आपका M कितना है? 1 ग्राम, ठीक है। L भाई साहब आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका सेकंड का स्क्वायर। तो अगर आप भाई साहब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? बोलो, N2 इज इक्वल टू 10⁵5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन, 10⁵5 डाइन, ये हो जाएगा भाई साहब। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं भाई साहब। देखो N1 U1, लेट्स से हम लोग कोई फिजिकल सिस्टम है और इसमें 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, M1⁴A B⁴, और ये दूसरे वाले में है M2⁴A L2B और C। तो इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? N1 इंटू दिस इज इक्वल टू N2 इंटू दिस। तो आपका N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? N1 M1/M2⁴A, L1/L2⁴B, T1/T2⁴C। इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम डाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे है कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। तो न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड हैज डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1L1T भाई फोर्स का क्या है? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब MLT-1। अभी चाहे भाई साहब न्यूटन में निकालो चाहे डाइंस में निकालो, सब में आपका MLT-1 होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे
ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -2, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI सिस्टम में m1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 kg, ठीक है, और भाई साहब L1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर, और T1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेकेंड। इसी का CGS सिस्टम में निकालते हैं, क्योंकि CGS सिस्टम में आपका डाइन है, फोर्स का यूनिट, ठीक है, तो आपका 1 kg का कितना हो जाएगा 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, और यहां पे हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। अभी अगर हम अप्लाई करते हैं क्या, N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2, यहां पे अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, N2 इंटू U2, है ना भाई साहब। तो यहां पे आपका समझ लो ये है न्यूटन्स में, और ये भाई साहब आपका डाइन्स में, ठीक है। तो यहां पे हो गया N1 MLT-1, तो लेट्स से MLT -1, T-2 होगा ना, सॉरी MLT-2, ठीक है। यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा बोलो, N2 इंटू MLT-2, है ना। ओके, अभी यहां पे N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, MLT-2 अपॉन ये वाला, अपॉन ये वाला, है ना, N1 MLT-2, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे M1 L1 T1, M2 L2 T2, M1 L1 T1, M2 L2 T2, M1 की वैल्यू कितनी है बोलो 1 kg, इस 1 kg को अपने को ग्राम्स में लाना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर है, इसको अपने को लाना है, तो ये हो गया भाई साहब 100 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे रहने देना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, N1, M1 की जगह पे लिखा हमने क्या 1000 ग्राम्स, ठीक है। L1 की जगह पे क्या लिखा भाई साहब आपका 1 और अदर 100 सेंटीमीटर्स, और T1 की जगह पे भाई साहब S⁻², ठीक है, क्लियर है। ओके, इधर कितना हो गया बोलो M2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 ग्राम्स, ठीक है। L2 की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो गया 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो दिस विल बी कितना हो गया भाई साहब आपका, N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है ना, 1 न्यूटन है, तो आपका N1 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 10⁵, तो ये हो गया आपका 10⁵ डाइन, दिस विल बी 10⁵, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, इस तरह से निकालेंगे अपन, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे सिस्टम है, आपको 1 जूल को अर्ग्स में कैलकुलेट करना है, ठीक है, 1 जूल को अर्ग्स में कैलकुलेट करना है। 1 जूल है भाई साहब SI यूनिट, किसका SI यूनिट है, किसका भाई साहब वर्क डन का, है ना, और अर्ग्स है भाई साहब CGS यूनिट है, ये CGS यूनिट है किसका भाई साहब, वर्क डन और एनर्जी का, वर्क डन और एनर्जी, ठीक है, ये भाई साहब CGS यूनिट है वर्क डन और एनर्जी, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट करना है फटाफट, क्विक एवरीवन। जूल्स कहां से आता है भाई साहब, वेयर डू यू गेट इट फ्रॉम। तो पहले तो वर्क डन का निकाल लेते हैं, है ना, डायमेंशन निकाल लेते हैं वर्क डन का, ठीक है। वर्क डन इसका अपन निकालते हैं डायमेंशन, ठीक है भाई साहब। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई साहब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास क्या हो गया आपका m, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा बोलो L T-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा बोलो L। तो यहाँ पे कितना हो गया m
एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया आपका वर्क डन और एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन और एनर्जी का भाई साहब डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अभी ये भाई साहब एसआई में लो, ये भाई साहब अगर आप अर्ग्स में लेना चाहते हो एवरीवेयर इट विल बी द सेम, ठीक है। नाउ अप्लाइंग क्या भाई साहब आपका N1U1 इज इक्वल टू N2U2, इसको अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। ओके N1 यहाँ पे क्या है बोलो 1 जूल है, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहाँ पे जूल्स में है, तो N1 यहाँ पे यूनिट भाई साहब आपका वर्क डन का है, तो मतलब M1 L1 का स्क्वायर T1 का माइनस टू। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये आपका SI है और ये आपका भाई साहब क्या है, लेट्स से ठीक है। यहाँ पे लेट्स से आपका SI सिस्टम है और ये आपका CGS है, ठीक है। SI सिस्टम में आपका मास यहाँ पे लेट्स से M1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका M1 कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, मास को किस में आप मेजर करोगे, M1 क्या होगा 1 kg होगा, है कि नहीं इसको। और यहाँ पे भाई साहब L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा 1 मीटर और T1 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। CGS में क्या हो जाएगा M2 विल बी इक्वल टू 1 ग्राम, L2 विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका N2 इंटू M2 बाई L2 का स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर, T2 रेज टू माइनस 2, ठीक है। अपने को N2 निकालना है, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, N1 टू M1 L1 का स्क्वायर T1 रेज टू माइनस 2 अपॉन M2 L2 का स्क्वायर T2 रेज टू माइनस 2, ठीक है, क्लियर है। N1 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 1, ठीक है। M1 की वैल्यू लिख लो भाई साहब कितना है 1 kg। 1 kg को देखो दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1000 ग्राम्स। यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो M1 की वैल्यू आप 1 kg भी लिख सकते हो या लिखोगे यहाँ पे क्या 1000 ग्राम्स, ठीक है, ओके। L1 का भाई साहब स्क्वायर है, L1 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं भाई साहब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका 100 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। और क्या है भाई साहब आपका T, तो ये हो गया आपका सेकेंड्स रेज टू माइनस 2। यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 ग्राम, ठीक है। L2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर और T की वैल्यू कितनी हो गई सेकेंड रेज टू माइनस 2। ये और ये हो गया आपका कैंसिल, यहाँ पे ग्राम और ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना बचा बोलो यहाँ पे, इसका रेज टू 2 है तो मतलब 4 और 3 7, तो 10 रेज टू 7 हो गया, है कि नहीं। तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 रेज टू 7। समझ में आ रहा है ये? तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग्स। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? आपने SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट किया है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग्स, क्लियर है? ओके ओके ओके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को CGS से MKS में कन्वर्ट करना है, CGS से MKS में, ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका भाई साहब CGS से किस में कन्वर्ट करना है MKS में। MKS ये SI इज सेम। चलिए फटाफट पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप तो आप निकालेंगे इसका डायमेंशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R का स्क्वायर। तो भाई साहब G कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू R का स्क्वायर अपॉन M1 M2। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू R का स्क्वायर अपॉन M का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया मास के लिए अपन क्या लिखेंगे M, A के लिए अपन क्या लिखेंगे LT माइनस 2। यहाँ पे हो गया भाई साहब L का स्क्वायर
और ये हो गया कितना आपका भाई साहब m का स्क्वायर. सो दिस विल बी व्हाट, g विल बी इक्वल टू m रेज टू -1, 1 - 2 तो कितना हो गया -1. यहाँ पे कितना हो गया बोलो, l 2 और ये 1 3 हो गया, और कितना हो गया बोलो t रेज टू -2. ठीक है, तो g का भाई साहब m रेज टू -1 l क्यूब, m रेज टू -1 l क्यूब एंड t रेज टू -2. ये हो गया g का यूनिट फिलहाल. ठीक है, अभी अपने को भाई साहब g को कन्वर्ट करना है ना, फ्रॉम दिस. तो अपन ले लेते हैं भाई साहब g का कन्वर्जन. ठीक है, g भाई साहब आपका क्या क्या हो गया, m रेज टू -1 है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, देखो यहां पे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिखना है. ठीक है, ओके. सो अपना भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, n1 इंटू m1 रेज टू -1 l1 रेज टू -3 t1 रेज टू -2 इज इक्वल टू n2 इंटू यहाँ पे क्या होगा बोलो, m2 रेज टू -1 l2 रेज टू -3 t2 रेज टू -2. ऐसा लिखेंगे भाई साहब, है ना. ध्यान रहे ये वाला है आपका CGS और ये वाला है आपका भाई साहब क्या, SI या MKS, SI और MKS. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका G है, तो आपका यहाँ पे M1 की वैल्यू भाई साहब कितनी है सेंटीग्राम में, CGS में बोलो. ये आपका है CGS और ये आपका MKS. ठीक है, बताओ कितना होगा, 1 kg नहीं 1 ग्राम. ठीक है, MKS में M2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 1 kg. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं. छोटे को बड़ा करो या बड़े को छोटा. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, M2 सॉरी अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका L1 आ गया है ना. L1 की वैल्यू क्या है बोलो, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. L2 इसमें कितनी है बोलो, 1 मीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. और क्या सिस्टम है आपका, T1 ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड. यहाँ पे भी आपका T2 क्या होगा, 1 सेकेंड. क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल भाई साहब. ठीक है, ओके. अभी हम करते हैं कन्वर्जन. तो आपका भाई साहब यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 की वैल्यू होगी N1 इंटू M1 रेज टू -1 L1 रेज टू -3 T1 रेज टू -2. ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, M2 रेज टू -1 L2 रेज टू -3 T2 रेज टू -2. ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, कौन सा, हाँ L क्यूब, सॉरी L क्यूब भाई साहब आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो दिस विल बी L क्यूब. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हो गया M1 बाई M2 रेज टू -1. ठीक है, फिर L1 बाई L2, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा ना. सो दिस विल बी 3 क्यूब और ये हो गया आपका क्यूब. ठीक है, L1 बाई L2 क्यूब, और भाई साहब क्या हो गया, T1 बाई T2 रेज टू -2. क्या ये समझ में आ रहा है, N2 की वैल्यू हो गई है. ठीक है, ओके. तो भाई साहब अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज डालिए यहाँ पे. ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ऐसा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. तो आपका यहाँ पे 1 M रेज टू -1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर ग्राम, और यहाँ पे L क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया आपका G का यूनिट, किसमें, CGS में. N2 यहाँ पे कितना होगा. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली यहाँ पे N इंटू kg पर kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको निकालना है. ठीक है, इस N2 की वैल्यू निकालनी है. तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1. ठीक है, M1 बाई M2, देखो M1 की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम. ठीक है, 1 ग्राम अपॉन कितना, 1000 ग्राम. ठीक है, रेज टू -1. चलिए भाई साहब, L1 बाई L2 मतलब 1 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर रेज टू 3.
ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, T1 by T2 दैट इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज्ड टू -2। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N2 की वैल्यू आ गई भाई साहब, N2 की वैल्यू आ गई कितनी? ये हो गया कितना आपका 10⁻³ लिख सकते हैं। ग्राम और ग्राम तो कैंसिल हो गया, 1/10⁻³ तो 10⁻³ चलिए भाई साहब, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1/100 को क्या लिख सकते हैं अपन? 10⁻², तो ये हो गया 10⁻², ये ⁻³ हो गया भाई साहब। और क्या हो गया बोलो? 1 सेकेंड ही तो उड़ गया भाई साहब, ये पूरा ही कैंसिल हो गया है ना, दिस विल बी कैंसिल। ओके चलिए भाई साहब, इसको करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ गया बोलो बच्चा पार्टी? ये हो गया 10⁻³ - 1, तो ये हो गया 3। 10⁻² इंटू 3, तो ये हो गया 10⁻⁻6। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये -3 इंटू -1 हो गया 3 और 10⁻⁻6, तो कितना हो रहा है ये? 10⁻³ तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? देयरफॉर 1 ग्राम पर ग्राम मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 10⁻³ पर kg, सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, तो आपका भाई साहब इसमें हमने क्या किया है? ठीक है, तो हम देखो हमारा इसको मालूम है हमको, हमारा कितना है? 6.67 है। ठीक है, 6.67 है, 6.67 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो 6 वैल्यू ऑफ जी आपका दिया हुआ है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ जी भाई साहब आ गया आपका कितना? 6.67, ये N1 है बेसिकली, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 है। ठीक है, सो दिस विल बी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 है, ये N1 की वैल्यू है। अगर ये -8 है किसमें? CGS में। अगर ये भाई साहब CGS में है तो MKS में कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और ये जो 10⁻³ आ रहा है 10⁻⁻3, तो ये हो गया आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पर kg। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके ऑल राइट। हो बच्चा पार्टी, इन CGS सिस्टम फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स। इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स आर, देखो भाई साहब इसको करना है यहाँ पे, एक CGS सिस्टम दिया हुआ है आपको और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया हुआ है कितना है? 100 डाइन्स। CGS सिस्टम में फोर्स का, CGS सिस्टम में कोई मैग्नीट्यूड है, मतलब N1 की वैल्यू दी हुई है कितना है भाई साहब? 100 डाइन्स है। इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर, क्या क्या है भाई साहब आपके? किलोग्राम, ठीक है, मीटर एंड मिनट है। तो सेकंड की जगह पे क्या है भाई साहब? मिनट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। समझ में आ रहा है ये? तो पहला फंडामेंटल थ्योरम तो यही है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होगा। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? N1U1 बाई क्या हो जाएगा बोलो? N1U1 बाई U2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं अपन फटाक से। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपन। पहले तो हम क्या करेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। किसका? फोर्स का, है ना। फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने देखा कितना होता है? L(T⁻²), ये हो गया m। तो फोर्स का भाई साहब डायमेंशन कितना हो जाएगा? mL(T⁻²), ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, Can we have some attention out here? ठीक है, फोर्स का भाई साहब डायमेंशन कितना हो गया? mL(T⁻²). ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया m1, ये हो गया भाई साहब L1 और ये हो गया आपका भाई साहब T1, m2 L2 T2। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 यहाँ पे हो गया आपका m1 L1 T1 -2 अपॉन m2 L2 T2⁻²। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? N2 की वैल्यू हो गई N1, यहाँ पे m1/m2 हो गया, ये m1/m2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? L1/L2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? T1/T2 बोथ ⁻²। ठीक है, चलिए m1 देखते हैं यहाँ पे हमने, ये यहाँ पे आपका
फोर्स कितनी सीजीएस सिस्टम में, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्राम, ठीक है। यहां पे n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1 ग्राम। इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये 1 ग्राम हो गया। L1 किसमें मेजर करोगे, सीजीएस में क्या हो जाएगा भाई साहब, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होता है ना। तो यहां पे इसका कितना होगा 1 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 1 सेकंड। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। M2 मतलब आपका किसमें है, एक ऐसा यूनिट ले रहे हैं आप, यहां पे बताया नहीं आपको, इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर केजी। तो M2 किसमें मेजर करोगे भाई साहब, केजी में। तो 1 केजी, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1000 ग्राम्स। L2 आप किसमें मेजर करोगे, देखो मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो L2 क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। और T2 आपका क्या दिया हुआ है 1 मिनट, ठीक है। यहां पे भाई साहब T2 दिया हुआ है आपको 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। चलिए अभी हम वैल्यूज डालते हैं इसमें। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो गई N1। N1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहां पे बोलो 100 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। N1 की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 100, तो यहां पे हो गया आपका 100। M1 की वैल्यू डालो, यहां पे कितनी है 1 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है यहां पे 1000, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू हो गई 1, ये आपका क्या है भाई साहब ग्राम्स में, ठीक है। दिस इज बेसिकली ग्राम्स और ये ग्राम्स, तो ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल हो गए। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड और यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 60 सेकेंड है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे T2 की वैल्यू 1 मिनट है मतलब 60 सेकेंड है। इसका वैल्यू हो गया आपका कितना -2, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे दिस विल बी, ऊपर बचा 100, यहाँ पे सारे आपके सेकंड और सेकंड भी कैंसिल हो गए। नीचे कितना आ गया बोलो अपॉन, यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶। यहाँ पे ऊपर हो गया भाई साहब 10⁻², 10⁻² हो गया ऊपर, नीचे हो गया 1 2 3 4 5 और 6, 10⁻² इंटू 6, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। इसको कीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, हम 10⁻² माइनस 4516 है ना, तो 10⁻² -6 हो गया आपका 10⁻⁻4 1/6। चलिए भाई साहब 1/6 कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 6, ये हो गया 0, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया आपका 0.16, यहाँ पे 0.16 होगा, 0.16 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये आपका आ जाएगा N2 का वैल्यू। सही बोला भाई साहब, -2 है, ओ ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 100 इंटू आपका नीचे कितना आ जाएगा बोलो 1 2 3 4 5, तो 10 और इस 5 ही लेते हैं भाई साहब, 10⁻⁵ और 60 का स्क्वायर लेना है। ये 60 अब देखो -2 में है तो ये ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो 1/60 रेज़ टू -2 को अपन क्या लिख सकते हैं 60/1 रेज़ टू +2 लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई, ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 60/1 रेज़ टू +2, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, नीचे कितना है 10⁻⁵। चलिए भाई साहब करते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना हो गया 36 इंटू 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन नीचे कितना है भाई साहब 10⁻⁵। तो इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻1, इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो 3.6 आ गया आंसर आपका, ठीक है, सही है भाई साहब, 3.6, क्लियर है, दिस विल बी 3.6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो गया 3.6। अगर आपको यूनिट पूछा जाता तो क्या होता था बोलो, फोर्स का यूनिट होता था 3.6। एम किस में लिया है आपने केजी में, ठीक है, एल किस में लिया है आपने मीटर में, और सेकंड इसको किस में लिया है भाई साहब पर मिनट का स्क्वायर। ये हो गया आपका नया फोर्स, दिस इज हाउ यू विल बी डिफाइनिंग इट, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब देखो, वैसे मैं आपको बता रहा हूं इसमें थोड़े थोड़े नए चीजें आएंगी आपके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। टू डिटरमिन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर, आप आगे चलकर पढ़ेंगे। यंग्स मॉडुलस बेसिकली एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपका चैप्टर है जिसमें आता है।
यंग्स मॉडुलस, द फॉर्मूला इज, ये आपका यंग्स मॉडुलस है। सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऊपर क्या है फोर्स, नीचे क्या है ए, लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है, वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर व्हेन स्ट्रेच्ड विद द फोर्स एफ। फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम CGS टू MKS। बस इतना करना है आपको। चलिए भाई साहब फटाफट, क्विक 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 मेथड फॉलो कीजिए आराम से। आप सवाल कर रहे हो कि नहीं? टू डिटरमिन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर, यहां पे आपका y का वैल्यू कितना हो गया? y का वैल्यू हो गया आपका फोर्स अपॉन a। पहले अपन क्या निकालेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग? नहीं, डायमेंशन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का अपन डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या है बोलो? MLT-2। अभी तक तो याद हो गया रहेगा, MLT-2, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो? a का कितना हो गया? l का स्क्वायर, ठीक है। l का भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? l, और इस डेल्टा l का कितना डायमेंशन होगा? ये भी l होगा, ठीक है। तो ये भी भाई साहब आपका हो गया l, तो ये दोनों क्या कैंसिल। यहाँ पे कितना होता है? m L1-2, तो कितना हो जाएगा? L⁻⁻1 एंड T⁻⁻2। तो यंग्स मॉडुलस का भाई साहब ये हो गया डायमेंशन। अभी भाई साहब इसको आप किसी भी यूनिट में रखो, यही डायमेंशन होने वाला है, ठीक है। ओके, तो अपन अभी भाई साहब यहाँ पे बना लेते हैं एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अपन इसको करेंगे M1, तो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे किससे किसको कन्वर्जन करना है? CGS से MKS में, ठीक है। तो ये हो गया आपका CGS और ये हो गया आपका MKS, ठीक है। तो CGS में क्या हो जाएगा आपका? देखो M1, MKS में भाई साहब हो गया आपका M2, यहाँ पे हो गया आपका L1, यहाँ पे हो गया L2, यहाँ पे हो गया T1 और ये पे हो गया आपका T2, ठीक है। M1 की वैल्यू CGS में क्या है? बोलो बोलो, क्या CGS में क्या होगा? M1 की वैल्यू कौन सा यूनिट होगा? ग्राम, 1 ग्राम, ये हो गया आपका 1 ग्राम। M2 की वैल्यू MKS में क्या होगी? 1 kg, जिसको अपन क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम, ठीक है। L1 की वैल्यू CGS में क्या होगा? सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 1 सेंट। भाई इसका मतलब ही है, देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इसको अपन ऐसे रखते हैं। L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? दिस विल बी 1 मीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो तो यहाँ पे आपका N1U1, यहाँ पे वही सिस्टम चल रहा है भाई साहब, आपका N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो आपका भाई साहब U2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? N1U1 अपॉन आपका भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपका N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? N1U1 अपॉन U2, ठीक है। N1 की वैल्यू आपने क्या ली हुई? लेट्स से 1 है, यहाँ पे आपका CGS में 1, ठीक है, 1 है आपका CGS में, तो इधर हो गया आपका 1 इंटू U1 की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। U1 की वैल्यू कितनी है? बोलो 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 भाई साहब। यहाँ पे हो गया आपका 1, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आप 1 समझ लो, इसको लिखते हैं N1, ठीक है। दिस बेसिकली N1। U1 की वैल्यू हो गई कितनी? M1 L1 रेज टू -1 T1 रेज टू -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? M2 L2 रेज टू -1 T2 रेज टू -2, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब इधर कितना हो गया? दिस विल बी N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? N2 का वैल्यू हो गया N1, यहाँ पे हो गया M1/M2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? L1/L2 रेज टू -1 और यहाँ पे हो गया T1/T2 रेज टू -1। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं। N2 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 1। M1/M2, चलिए M1/M2 डालते हैं यहाँ पे 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ठीक है। L1/L2 मतलब L1 कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर
अपॉन L2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 100 सेंटीमीटर, रेज टू कितना है भाई साहब आपका -1, T1/T2 दैट इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू -1। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये तो पूरा ही हो गया भाई साहब। यहाँ पे कितना आया बोलो, 10 रेज टू -3, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 रेज टू -3 हो गया, ये तो 1 है बेसिकली। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 10 रेज टू -2 रेज टू -1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1/100 कितना होता है 10 रेज टू -2 एंड दिस रेज टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 रेज टू -3 इंटू 10 रेज टू -2 इंटू -1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया कितना 10 रेज टू -1। तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 रेज टू -1, ठीक है। फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, तो कन्वर्जन फैक्टर कितना हो गया आपका 10 रेज टू -1, क्लियर है। तो आपका N1U1, तो कन्वर्जन फैक्टर विल बी हाउ मच, कन्वर्जन फैक्टर विल बी इक्वल टू 10 रेज टू -1, ठीक है। चाहे तो भाई साहब आंसर में देख लीजिए 10 रेज टू -1 मतलब 0.1 हो गया आपका कन्वर्जन फैक्टर। सो N2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, कन्वर्जन फैक्टर इज 0.1। चलिए भाई साहब आपको, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, ठीक है, एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल्स, वेयर 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सब दिया ही हुआ है आपको, देखो यहाँ पे यूनिट्स भी दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से यहाँ पे भाई साहब डायमेंशंस को लगा सकते हैं। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा kg, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू बीटा मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड्स, ठीक है, ओके। शो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। तो भाई साहब यहाँ पे पहले अपन निकालेंगे हीट और एनर्जी। यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, हीट और एनर्जी का यूनिट, हीट और एनर्जी, हीट और एनर्जी का भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, हीट और एनर्जी डायमेंशन, सॉरी कितना हो जाएगा बोलो, इसका यूनिट को देखकर ही डायमेंशन बना सकते हो, क्या हो जाएगा बोलो, केजी मतलब हो गया मास, मीटर स्क्वायर मतलब हो गया L/2 एंड सेकेंड स्क्वायर मतलब T/-2, ठीक है, ये हीट और एनर्जी का हो गया। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 1 कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ दैट इज इक्वल टू अबाउट 4.2 जूल्स। तो 1 कैलोरी का भाई साहब कितना है, 1 कैलोरी ये होता है आपका भाई साहब 4.2 जूल्स, ठीक है। सपोज, ठीक है, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू दिस, 1 जूल का भाई साहब कितना है इतना, ठीक है, 1 जूल की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1 जूल की वैल्यू है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू दिस, ठीक है। शो, तो अभी आपको कैलोरी में देखना है, देखिए कैलोरी कितना है 4.2 जूल्स है, ठीक है, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स और 1 जूल्स कितना है ये, तो इसका मतलब 1 कैलोरी का अपन क्या लिख सकते हैं, 1 कैलोरी का अपन क्या लिख सकते हैं 4.2 जूल्स है ना, तो 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, न्यू सिस्टम में भाई साहब आप केजी की जगह पे 1 kg क्या वैल्यू होगा भाई साहब, 1 kg का वैल्यू होगा अल्फा kg, समझ में आ रहा है, 1 kg का वैल्यू होगा अल्फा kg, ठीक है। और क्या है भाई साहब, लेंथ 1 मीटर का वैल्यू होगा भाई साहब कितना, बीटा मीटर, ठीक है। और 1 सेकेंड का वैल्यू कितना होगा भाई साहब, 1 सेकेंड का वैल्यू होगा गामा सेकेंड्स, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो लेट्स से N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी N1U1/U2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे फटाफट से, जैसे अगर टेबल्स बनाना है तो टेबल्स बना लो, नहीं बनाना है तो भी चल सकता है भाई साहब, टेबल्स थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, 1 कैलोरी है ना, तो ये हो गया भाई साहब आपका 4.2। U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे M1/M2, सीधा लिख दें भाई साहब M1/M2, और क्या होगा बोलो L1/L2 रेज टू 2, और क्या हो जाएगा बोलो T1/T2 रेज टू -2, ठीक है। अगर कंफ्यूजन फिर भी हो रहा है तो देख लो, यहाँ पे आप एक टेबल बना के चाहे तो देख लोगे अगर, तो यहाँ पे भाई साहब आपका लेट्स से दिस इज द टेबल, तो क्या क्या चीजें हैं भाई साहब आपकी, एक हो गया आपका M1, L1 और T1 है ना भाई साहब, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया आपका लेट्स से कैलोरीज में, दिस इज बेसिकली कैलोरीज, और ये आपका न्यू सिस्टम है। इस न्यू सिस्टम का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, न्यू सिस्टम। तो कैलोरीज में भाई साहब m1 है, m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg है ना, 1 kg। इसमें क्या है भाई साहब m2 है, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा kg है ना, दिस इज गॉट अ वैल्यू ऑफ अल्फा kg। यहाँ पे भाई साहब L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है ना, 1 मीटर। और यहाँ पे कितना है भाई साहब L2 की वैल्यू कितनी है बीटा मीटर। यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब गामा सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी, तो इस विल बी 4.2। यहाँ पे कितना हो जाएगा m1 बाई m2, m1 कितना है 1 अपॉन m2 कितना है भाई साहब अल्फा। ठीक है, L1 बाई L2, L1 कितना है 1 और ये कितना है बीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया बोलो 1। ठीक है, अपॉन T2 कितना है आपका भाई साहब गामा। ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू -2। सो दिस विल बी हाउ मच, N2 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 4.2 अल्फा। इसको क्या लिखेंगे 1 बाई अल्फा को अल्फा रेस टू -1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे बोलो बीटा रेस टू -2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 1 बाई गामा रेस टू -2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो गामा रेस टू -1 रेस टू -2 है कि नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे गामा रेस टू 2। ठीक है, सो दिस विल बी गामा रेस टू 2। तो N2 की वैल्यू ये हो गई भाई साहब। ठीक है, सो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -2 एंड गामा रेस टू 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम। ओके ओके ओके, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। भाई साहब इतना लंबा चौड़ा ना भी करोगे तो आपको मालूम है, आप ये बचपन से करते आ रहे हो, 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है भाई साहब आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो आप 54 किलोमीटर पर आवर को भाई साहब अगर कन्वर्ट करोगे, सो दिस विल बी हाउ मच 5/18 इंटू 54 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी हाउ मच 15 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी इससे हो जाएगा। ओके, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो आप अभी दूसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं। पहला एप्लीकेशन हमने क्या देखा, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमने देखा कि भाई साहब N1 U1 को N2 U2 में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आपका ये काम आता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको ये प्रूफ बतौर रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी द सेम। ठीक है, बोथ साइड्स मस्ट बी द सेम। अभी आपको जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे समझो, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है राइट, v इक्वल टू u प्लस at होता है ना, है कि नहीं, 9th या 10th में पढ़ा रहेगा। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, इसको अपन चेक करते हैं किससे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशंस। इसको यूज करते हुए हम चेक करते हैं। We apply principle of homogeneity in dimensions to check whether a particular equation is correct or not. So let's say अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई साहब आपका, ये क्या हो जाएगा v का डायमेंशन क्या होगा बोलो LT-1। समझ में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड LT-1। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में u का डायमेंशन क्या है LT-1, LT-1। अभी आते हैं AT पे, A इंटू टी, मतलब भाई साहब आपका क्या हो जाएगा A का डायमेंशन इंटू T का डायमेंशन है ना। तो A का डायमेंशन क्या है मीटर पर सेकेंड, दैट इज LT-2, और इसका डायमेंशन क्या है भाई साहब L। ठीक है, सॉरी T, सॉरी, तो ये हो गया आपका T। LT-2 मतलब क्या होता है L अपॉन T का स्क्वायर इंटू T, तो ये और एक कट गया, तो ये कितना आया LT-1, तो ये हो गया आपका कितना LT-1। क्या इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं, देखो लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, सॉरी, यहां पे भाई साहब इसका क्या डायमेंशन आ गया LT-1, इसका भी डायमेंशन क्या आ गया LT-1, तो क्या दोनों तरफ LT-1 मिल रहा है, तो ये इक्वेशन हो सकता है करेक्ट हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं होगा, हो सकता है ये करेक्ट हो। समझ में आ रहा है। तो हम अगर भाई साहब
डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेक्ट नहीं होता है तो इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं द इक्वेशन इज नॉट इनकरेक्ट, हालांकि हम ये नहीं बोल सकते द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ये तो अपने को भाई साहब डेरिवेशन से ही पता चलेगा, ठीक है। सो अपन ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। सो द डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट अदरवाइज नॉट। तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट मतलब डायमेंशन वाइज करेक्ट है, आप बाकी का आगे देख लो भाई साहब ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो इक्वेशन हो ही नहीं सकता, वो फॉर्मूला ही नहीं हो सकता, ठीक है। समझ लो भाई साहब, यहां पे अगर हमने ऐसा लिखा होता, लेट्स से v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा है। अब इसकी ये इनकरेक्ट है, आपको मालूम है, क्योंकि s होना चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। तो अपन देखते हैं बाय प्रिंसिपल, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डायमेंशन, v का डायमेंशन क्या होगा बोलो, lt माइनस वन। राइट हैंड साइड में बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, पहला क्या है आपका ut मतलब क्या हो जाएगा आपका बोलो, दिस विल बी lt माइनस वन, और ये हो गया भाई साहब t, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच l, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा क्या है बोलो, हाफ at का स्क्वायर, हाफ का डायमेंशन नहीं होता है, हाफ तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। a क्या हो जाएगा बोलो, lt माइनस टू, है ना, और t स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया l। तो आपको भाई साहब यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या मिला l, इसका डायमेंशन क्या मिला l, तो इन दोनों का डायमेंशन मिलाकर क्या आएगा, l ही आएगा ना भाई साहब, ठीक है। राइट हैंड साइड में RHS हैज गॉट अ डायमेंशन ऑफ व्हाट l, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायमेंशन क्या मिल रहा है भाई साहब, lt माइनस वन। आर दे सेम, नो। सो हम बोलेंगे भाई साहब, हम यहाँ पे बोलेंगे डायमेंशन नहीं, इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इक्वेशन ही आपका भाई साहब इनकरेक्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। जहां पे डायमेंशनली करेक्ट होगा वहां पे आप 100% ये नहीं बोल सकते कि इक्वेशन भी करेक्ट हो। जैसे समझो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे हमने क्या बोला, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन क्या इक्वेशन भी करेक्ट होगा, ये आप 100% नहीं बोल सकते। जैसे समझो अगर मैंने यहाँ पे हाफ लगा दिया होता, क्या ये करेक्ट इक्वेशन है, आपको मालूम है ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन क्या आता था, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पे डायमेंशन क्या आता था, राइट हैंड साइड का डायमेंशन इतना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इतना आ गया, तो आप क्या बोलोगे, फिर भी डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ये? तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन भी करेक्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो भाई साहब इक्वेशन ही करेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ये? इक्वेशन ही करेक्ट नहीं है, अगर इक्वेशन ही आपका भाई साहब इनकरेक्ट हो जाएगा अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इक्वेशन इनकरेक्ट। हाउएवर it is not necessary that if a equation is dimensionally correct the equation has to be correct as well, ठीक है। ओके, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो जैसे देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस at का अपन ने अभी भी चेक किया, ठीक है। सेम थिंग, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर, ठीक है। हियर द डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म इन द गिवन फिजिकल रिलेशन आर द सेम। तो आपका देखो सारा सब के सब सेम है, हेंस द गिवन फिजिकल रिलेशन इज, हम यहाँ पे बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट, इट इज नोन एज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ओके, चलो इसका देख लो भाई साहब, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसका देखते हैं अपन, ठीक है। प्रूव कीजिए ये है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। यू स्क्वायर प्लस 2s, या ऐसा भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2s, कोई जो वर्टिकली जो बॉडी हम ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका तो यही होगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब LHS का डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो, LHS का डायमेंशन हो गया वी स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज LT माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, L स्क्वायर T माइनस 2, और अगर m को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, m रेज टू 0, ठीक है। ये हो गया भाई, डायमेंशन आपके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, m अगर आप जोड़ते हैं तो m नॉट 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी आप भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं RHS में आपका u स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, LT माइनस 1 का स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच, m0 L स्क्वायर T माइनस 2 और 2as मतलब कितना हो जाएगा बोलो, a का वैल्यू
इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए का वैल्यू कितना होता है डायमेंशन में, एल टी माइनस 2 होता है, एस का कितना होता है एल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2 और एम 0। समझ में आ रहा है, तीनों भी डायमेंशन आपके करेक्ट हैं, तो अपन बोल सकते हैं दोनों भी इक्वेशन के इट इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ रहा है भाई साहब, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट। कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी फाइंड दैट LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है, तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया ये, ठीक है। ओके ओके ओके, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको कीजिए ट्राई। अपन ने किया क्या अभी इसको, नहीं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर, तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे अपन करते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर। LHS का डायमेंशन क्या है भाई साहब, S का जो डायमेंशन होगा, और S क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा L, है ना, सिर्फ L, मतलब जिसको अपन क्या लिख सकते हैं m रेज टू 0 L एंड t रेज टू 0 लिख सकते हैं, बोलो। L को अपन ये लिख सकते हैं ना, m रेज टू 0 और t रेज टू 0 से पहले। ओके चलिए UT RHS में आते हैं अपन, ठीक है। RHS में आपका UT, तो ये कितना हो जाएगा, U का भाई साहब क्या है, U का डायमेंशन कितना हो जाएगा L T माइनस 1 और T का डायमेंशन कितना हो जाएगा T, तो ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बोलो L, ठीक है। ओके और क्या है भाई साहब आपका हाफ AT का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, हाफ तो अपन लेंगे नहीं, AT स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा L T माइनस 2 और यहाँ पे भाई साहब T स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा T स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी L। तो सारे टर्म्स, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं m0 L T0 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी भाई साहब इसका क्या लिख सकते हैं m0 L T0 ये लिख सकते हैं, है ना। तो सारे टर्म्स का देखो डायमेंशन LHS और RHS में सेम है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपका भाई साहब इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट्स a एंड b इन द वंडर वॉल्स इक्वेशन। ये वंडर वॉल्स इक्वेशन है PA प्लस V का स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ओके चलिए ये वंडर वॉल्स इक्वेशन है, आप पढ़ेंगे इसको भाई साहब, टेंशन बिल्कुल लीजिए मत, बहुत कुछ पढ़ेंगे। P प्लस A बाई V का स्क्वायर, P प्लस A बाई V का स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू R इंटू T। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जामिनेशन में इंक्लूडिंग CET में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P प्लस A बाई V का स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT है। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, वेयर P प्रेशर है, वैसा P मतलब आपका प्रेशर है, ठीक है, V मतलब है वॉल्यूम और R गैस कांस्टेंट है, T इज बेसिकली टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे T का क्या वैल्यू है वैसा टेम्परेचर। आपको यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ द यूनिट मालूम करना है और डायमेंशन भी, ठीक है, यूनिट और डायमेंशन दोनों भी अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। चलिए वैसा बताइए कैसे करेंगे इसको, देखो दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको A और B का क्या यूनिट भी पैदा करना है और प्लस इसका डायमेंशन भी पता करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, आलू के साथ आलू ही ऐड होगा, एक आलू, दो आलू, तीन आलू, चार आलू, कांदे के साथ कांदा ही ऐड होगा, है कि नहीं। आलू के साथ कांदा ऐड कर सकते हो क्या, भाजी में ऐड कर सकते हो, लेकिन क्या तुम 1 प्लस 1 गिनोगे उसको, नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो प्रेशर है और ये क्या है A बाई वी स्क्वायर है। प्रेशर के साथ तुम किसको ऐड कर सकते हो, प्रेशर को ही ऐड कर सकते हो ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है V वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ तुम किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम को ही, समझ में आ रहा है, दूसरे किसी को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, A बाई वी स्क्वायर विल हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस एज प्रेशर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, A बाई वी स्क्वायर विल हैव सेम यूनिट, इसके साथ अगर ऐड हो रहा है तो जरूर इसका भाई साहब प्रेशर का ही डायमेंशन होगा और यूनिट भी होगा, तभी तो ऐड कर सकते हो, दोनों सेम ही होने चाहिए ना, ठीक है। प्रेशर का भाई साहब यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, A बाई वी स्क्वायर का यूनिट क्या हो जाएगा,
यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट होता है ना। अभी वी स्क्वायर का भाई साहब क्या होता है, यूनिट, वी मतलब है वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का यूनिट अपने को नहीं मालूम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब है यहाँ पे और रेज टू 2, ठीक है। और इधर क्या है भाई साहब, न्यूटन है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, मीटर का स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देयरफॉर ए बाई मीटर रेज टू 6, है ना, इज इक्वल टू न्यूटन बाई मीटर रेज टू 2। इस मीटर रेज टू 6 को इधर लो, तो न्यूटन बाई मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर रेज टू 6, ठीक है। कितना हो गया बोलो, मीटर रेज टू 4। तो ए का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर रेज टू 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया ए का यूनिट। अभी ए का डायमेंशन निकालना है, तो ए बाई वी स्क्वायर का, ध्यान दो यहाँ पे, ए बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन, दिस विल बी इक्वल टू किसका डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन। और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर होता है भाई साहब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो एम एल टी माइनस 2, ये हो गया फोर्स का, और एरिया का क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया एम एल रेज टू -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी रेज टू -2। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना हो गया बच्चा बाड़ी, एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। तो ये जो इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन सेम होगा, दैट इज एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अभी इसका देखो डायमेंशन क्या होगा, v का डायमेंशन क्या होता है भाई साहब, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा भाई साहब, l का क्यूब। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायमेंशन के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से लिख सकते हैं a का डायमेंशन अपॉन v स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, l क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, m l रेज टू -1 t रेज टू -2। ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी इसको भाई साहब अगर हम करते हैं तो आ गया आपका कितना, a, दिस विल बी a अपॉन l रेज टू 6 इज इक्वल टू m l रेज टू -1 t रेज टू -2। इसको इधर ले लो भाई साहब, m l रेज टू यहाँ पे कितना हो गया, -1 प्लस 6, 6 -1 5 t रेज टू -2। ये हो गया भाई साहब a का डायमेंशन, a का डायमेंशन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके। देखो इसको तोड़ोगे ना तो भी तुमको a का यूनिट ये है ना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर रेज टू 4। तो कितना हो गया, केजी मीटर रेज टू 5 पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो केजी मीटर रेज टू 5 पर सेकेंड स्क्वायर, सेम, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आपको v का निकालना है भाई साहब, v माइनस बी है ना, v माइनस बी है मल्टीप्लीकेशन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम यूनिट्स और डायमेंशन में ही हो सकता है। तो जैसे अपन ने यहां पे लिखा था वैसे यहां पे लिखेंगे भाई साहब, क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी v माइनस बी विल हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। v माइनस बी विल हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस एज किसका भाई साहब, देखो वॉल्यूम है, ठीक है। तो b का भाई साहब अभी v माइनस बी है, तो इसका मतलब हम b को क्या बोल सकते हैं, b विल हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस एज v, वॉल्यूम का भाई साहब, है ना। तो b का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, b का यूनिट क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम का यूनिट होगा, मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। और b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, l क्यूब, ठीक है। तो आपका भाई साहब a का यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऐसा लिख सकते हो, केजी मीटर रेज टू 5 सेकेंड का स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर रेज टू 4। और डायमेंशन क्या हो गया भाई साहब आपका, m l रेज टू 5 t रेज टू -2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब इसका यूनिट, ये हो गया डायमेंशन। b का भाई साहब यूनिट क्या आ गया आपका, b का यूनिट आ गया मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या आ गया भाई साहब आपका, l क्यूब। समझ में आता हूँ भाई साहब, l क्यूब, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ भाई साहब, ओके। देख लीजिए भाई साहब यहाँ पे यूनिट ऑफ b कितना हो गया, मीटर क्यूबिक। और अगर b का पूरा डायमेंशन लिखोगे m l क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, l क्यूब भी लिखा हुआ है, तो m रेज टू 0 l क्यूब t रेज टू 0, इसको अपन ऐसे लिखेंगे अगर, ठीक है। a का देखो डायमेंशन देख लेते हैं, न्यूटन मीटर रेज टू 4, ठीक है, और एक का डायमेंशन क्या हो गया, m l रेज टू 5 t रेज टू -2, ठीक है। चलो देख लो, m l रेज टू 5 t रेज टू -2, ठीक
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा भाई साहब ये? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।